हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी सीरीज। हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के डोमेन से हिमाचल में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया था। तो फर्स्ट टू लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे तीन तीन सवाल। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तो हमने तीन सवाल को डिस्कस किया और उनके देखा कि किस प्रकार से आंसर को फ्रेम करना चाहिए या आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए। सेकंड लेक्चर में फिर हमने अप्रोच किया इंडस्ट्रीज और किस प्रकार से हमारे कुछ सवाल आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो सेकंड लेक्चर में हमने ये इसके ऊपर तीन सवाल डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि ज्योग्राफी में जो हमारे पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाले एरियाज हैं उनमें से किस प्रकार से सवाल आते हैं। सिर्फ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में से मोस्टली क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही फ्रेम हुए हैं। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के लिए? क्लास 10th की एनसीईआरटी एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये एनसीईआरटीज आपको ज्योग्राफी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, पर्टिकुलरली पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट से। चलो क्विकली देख लेते हैं किस प्रकार के तीन सवाल आज हमने डिस्कस करने। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट वेरियस सोशो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो आपका एक्सप्लिसिटली चैप्टर एक मेंशन है माइग्रेशन 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में, उसमें से ये सवाल आया हुआ है। थोड़ा सा आपको इसमें करंट डायनेमिक्स भी डालना था, वाइड रीडिंग की जरूरत थी। अगर इंडियन सोसाइटी भी आपने पढ़ा है तो वहां पर भी हम माइग्रेशन बहुत अच्छे से कवर करते हैं। सेकंड सवाल आया है क्लास, ये जो सवाल है, पहला जो सवाल हमने पढ़ा हाईलाइट वेरियस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, ये 4 मार्क्स का सवाल है। दूसरा सवाल, क्लासिफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन, गिव सुटेबल एग्जांपल। ये सवाल आपका 8 नंबर का सवाल है। इंडियन टाउन्स एंड सिटीज की फंक्शनैलिटी के ऊपर सवाल आया है। लास्ट सवाल 20 नंबर का सवाल है, राइट अ डिटेल्ड एसे ऑन वेरियस फेसेट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। तो हमने तीनों प्रकार के आंसर्स को देखना है कि 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, 8 नंबर में क्या रिक्वायरमेंट है और 20 मार्क्स के सवाल में किस प्रकार से रिक्वायरमेंट हमारी बदल जाती है। तो पहला सवाल, हाईलाइट वेरियस सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। देखो, अगर कभी भी कोई सवाल आता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है उस सवाल को डिकोड करना। और 4 नंबर में क्योंकि टाइम की सीमा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेस बहुत कम है, तो हमने क्रिस्प इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है। तो 4 नंबर के सवाल में मार्क माय वर्ड, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता और इसमें अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो एक छोटा सा डायग्राम अटैच किया जा सकता है। ऑलराइट, तो इसमें हम डायरेक्टली फायर करेंगे और सीधा जो पूछा गया है उसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो जो सवाल है हाईलाइट वेरियस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, इसमें सबसे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो एक लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे। व्हाट इज माइग्रेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच ट्रिगर माइग्रेशन। देखो, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, फैक्टर्स। आप लिखो कि जो माइग्रेशन है इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये जो ट्रिगर्ड है ये पॉलिटिकल रीजन, एनवायरमेंटल रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन के वजह से ट्रिगर होता है। तो ये 4-5 हम मुख्य फैक्टर्स इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप बताओ कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, देखो मेजरली इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे पूछा है सोशो एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो आप बताओगे माइग्रेशन जो है 2 जगह से ट्रिगर होता है। एक माइग्रेशन जो है 2 जगह पे काम कर रहा है, एक है वो एरिया जहां से लोग माइग्रेट आउट कर रहे हैं, दूसरा एरिया है जहां माइग्रेशन जा रहा है। तो एक जगह है आउट माइग्रेशन, एक जगह है इन माइग्रेशन, जहां से लोग बाहर जा रहे हैं उसको बोला जाता है सोर्स रीजन। माइग्रेशन का सोर्स क्या है? दूसरा है डेस्टिनेशन, जहां पे लोग पहुंच रहे हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह पे कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को होलिस्टिकली अप्रोच करना है, आपको पूछ ले जी माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सोशल और डेमोग्राफिक क्या होते हैं, आप इकोनॉमिक लिखना चालू हो गए क्योंकि आपको इकोनॉमिक ही आता था। मोर ओवर आप केवल डेस्टिनेशन रीजन के बारे में लिख रहे, सोर्स को एड्रेस नहीं कर रहे, तो आप एक नैरो पैरोकियल अप्रोच के थ्रू इस आंसर को अप्रोच कर रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा वाइड अप्रोच लेनी है। आप बताओगे कि जो माइग्रेशन में एक सोर्स और डेस्टिनेशन रीजन होता है, सोर्स रीजन में जो कॉन्सिक्वेंसेज है एक ही पैराग्राफ में लिख लो, 3 लाइन का पैराग्राफ बना के सोशो इकोनॉमिक एक ही जगह लिख लो कि भाई माइग्रेशन जहां से बाहर की तरफ होता है वहां पे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हिंदुस्तान के केस में आप बोल सकते हो क्योंकि आउट माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन का एक एग्जांपल कोट कर दो, रूरल टू अर्बन एरियाज में मेल माइग्रेशन ज्यादा है, फीमेल माइग्रेशन कम है। तो फीमेल विलेज लेवल पे पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर इन लॉज ज्यादा आती है। मोर ओवर क्योंकि इंडियन जो रूरल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है
द कीवर्ड व्हिच एनसीईआरटी हैज कॉइंड इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप देखोगे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मोर ओवर अगर आप पूरे हिंदुस्तान का डेटा देखोगे तो यू कुड सी कि विलेज लेवल में सेक्स रेशियो अर्बन के मुकाबले ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आउट माइग्रेशन मेल का हो जाता है। तो इसलिए आप डेमोग्राफिक क्या लिखोगे कि डेमोग्राफिक लेवल पे सेक्स रेशियो विलेज लेवल पे ज्यादा बेहतर होता है। तो आपने एक कॉन्सिक्वेंस बताया, सोशो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। 4 नंबर का सवाल था, इतना ही स्कोप है। पॉइंट बहुत सारे हैं लेकिन हमें समय की सीमा देखनी है। ठीक है, आपका पॉइंट कुछ और हो सकता है लेकिन सीमित समय और सीमित स्पेस के अंदर। दूसरी तरफ जो डेस्टिनेशन रीजन है, आप बोलो डेस्टिनेशन रीजन में सोशल इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट होंगे। वहां पे स्लव फॉर्मेशन इज अ सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ अर्बन एरियाज में तो स्लम फॉर्मेशन हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। ड्रग पेडलिंग इज अ सोशल प्रॉब्लम क्योंकि कहीं ना कहीं अलूफनेस है और वहां पे आपको बोलोगे अलोनलीनेस है। ठीक है, डिप्रेशन एक इशू है। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक भी आता है, सोशल भी इशू भी आता है। तो इस तरह से सोशल कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है माइग्रेशन के ऑन द डेस्टिनेशन। दूसरा यहां पे आप लिखोगे डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक लेवल पे आप लिखोगे जो आपका सेक्स कॉम्पोजिशन है शहरों का वो बदल जाता है। मेल की संख्या ज्यादा है फीमेल के कंपैरेटिवली, इसलिए सेक्स रेशियो डिक्रीज हो जाता है अर्बन एरियाज में। तो दिस इज द डेमोग्राफिक माइग्रेशन। आप बोलोगे अच्छी बात क्या है कि डेमोग्राफिकली या सोशली जो अर्बन एरियाज हैं यहां के ऊपर सोशल लेवल पे इंटरमिंगलिंग ज्यादा होती है। तो यू कुड सी हेट्रोजेनिटी ऑफ अ कल्चर। तो ये भी आप सोशल कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हो। तो इस तरह से हम इस 4 नंबर के सवाल को अप्रोच करेंगे, कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, स्पेस का क्रंच होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन, गिव सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए, अब इसमें जो डायरेक्टिव है वो सिंपल है, क्लासिफाई। तो हमने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं मारने, सीधा सवाल है। ज्योग्राफी में जैसा मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा डायरेक्टिव ड्रिवन सवाल नहीं होते पॉलिटी की तरह। तो यहाँ पे हमने देखना है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि जो हिंदुस्तान के जो टाउन्स हैं तकरीबन 6,500 टाउन्स हैं एज पर द डेटा। वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही भी है और फंक्शनैलिटी के बेसिस पे भी है। फंक्शनैलिटी के बेसिस का मतलब आप यहाँ इंट्रोडक्शन में ही समझाइए कि कौन सा टाउन पर्टिकुलर। देखो एक शहर के अंदर हजारों प्रकार के फंक्शनैलिटी का अर्थ है, एग्जांपल ले लेते हैं, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं तो चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है जहां पे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का सेक्रेटरीट है। तो वहां पे मेन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब है। इन गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज को पढ़ाने के लिए, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता थी। तो स्कूल बाद में खुला, हॉस्पिटल बाद में खुला, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बाद में आए। तो इस तरह से इसमें अब नए नए फंक्शन आ गए। फिर धीरे धीरे शॉप्स बढ़ी, जैसे सेक्टर 26 है वहां पे पूरा जो है पब एरियाज है, ठीक है, क्लब्स एरियाज है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी इन फ्यूचर एक्सपेंड हुई। ठीक है, लेकिन प्राइमरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि जो मेजर फंक्शनैलिटी होती है किसी भी शहर की वो उसी के आधार पे हम फंक्शनैलिटी ऑफ अ टाउन कंसीडर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर आप जो है बॉडी पार्ट में आ गए। बॉडी पार्ट में एक एक टाउन का एक एक टाइप की फंक्शनैलिटी लिखो। जैसे आपने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, आप लिखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जनरली कैपिटल की स्टेट या सेंटर की कैपिटल होती है, यूटी की कैपिटल होती है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, या डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल होती है। यहाँ पे सेक्रेटरीट होता है, वहां पे ऑफिसेज होते हैं और वो उनकी मेजर जो है फंक्शनैलिटी है। एग्जाम्पल कोट करो, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, जो जो कैपिटल सिटी हैं उनके एग्जाम्पल कोट करो। सेकेंड टाइप का टाउन इंडस्ट्रियल टाउन, जहां की मेन फंक्शनैलिटी है वहां की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल कोट करो, छोटा नागपुर प्लेटू में जितने सिटीज है, चाहे वो भिलाई है, राउरकेला है, धनबाद है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही हैं। तो इंडस्ट्रियल टाउन। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल और उसका एक लाइन में क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, एग्जाम्पल। स्पेस कम होगी, 8 के 8 नहीं लिख पाओगे, 5 लिख लो बहुत है। इंट्रोडक्शन, 5 फंक्शनैलिटी, जो बाकी की फंक्शनैलिटी है उनका नाम लिख लो और केवल उसके आगे एग्जांपल कोड कर दो। इतना ही टाइम और स्पेस होगा, फिर कंक्लूड कर दो। तो इसी प्रकार से आपने माइनिंग टाउन लिखा, कैंटोनमेंट टाउन के इतने सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, हिल स्टेशन, टूरिस्ट टाउन, आप जैसे हिमाचल के अंदर ही इतने सारे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से फंक्शनैलिटी डिफाइन करी। देन दी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बोलो कि आज के सिनेरियो में सिंगल फंक्शनल टाउन, देखो कंक्लूजन लिखना जरूरी है, 8 नंबर का सवाल है। तो आप लिखो आज के सिनेरियो में सिंगल फंक्शनैलिटी टाउन एग्जिस्ट नहीं करते। टाउन की मल्टीपल फंक्शनैलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो जाती है,
फिर एग्जाम्पल एक कोट कर दो वहां पे, तो इसका मतलब किसी भी टाउन की सस्टेनेबिलिटी उसकी मल्टीपल फंक्शनैलिटी के ऊपर ही निर्भर करेगी। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड इन दिस आंसर। मूविंग अहेड टू द थर्ड पार्ट। अच्छा, इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन और आंसर आपको आपकी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे। हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilstepHimachal.spy, वहां पे एक कोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर HP मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके कोर्स है। उसके अंदर इनके और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेक्चर, उसके मॉडल आंसर, लेक्चर मॉडल आंसर सब्जेक्ट वाइज अलाइंड होंगे। ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, राइट अ डिटेल्ड एसे। देखो 20 नंबर का सवाल है, राइट अ डिटेल्ड एसे ऑन वेरियस फेसेट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। तो इसमें सिंपल पूछा गया है कि हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार की जो पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है, जो पॉपुलेशन में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे की फॉर्मेट में डिमांड करें, 400 नंबर 400 वर्ड्स में लिखा जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव डिटेल्ड एसे। तो सिंपल है कि इसमें आपने जो है एक एक चीजों को व्याख्या की तरह लिखना है। एग्जाम्पल देखो अब क्या क्या कोट होने, मैंने यहां पे एक चीज लिखी है, 20 नंबर का सवाल है, डेटा जरूर बनेगा। 20 नंबर का सवाल है, सॉरी आई एम जस्ट मिसिंग द मार्कर, डेटा होगा, एग्जाम्पल होंगे, डायग्राम होंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, 20 नंबर के सवाल में डेटा, एग्जाम्पल और डायग्राम के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन को लेकर कई प्रकार की डाइवर्सिटी है। उन कई प्रकार की डाइवर्सिटी में मुख्य डाइवर्सिटी है लिंगुअल, रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल, ये मुख्य प्रकार की डाइवर्सिटी है। तो इनके बारे में ही आप डिटेल से विद डेटा विद डायग्राम्स अगर लिख लेते हो, बहुत अच्छे मार्क्स अटेन करोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन सिंपल होगा, आप बोलोगे इस जो डाइवर्सिटी है इनको पिरो के रखा है एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ने, रिलीजियस टॉलरेंस ने, आपके संविधान ने, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म ने। तो इन सारी चीजों को पिरो के रखना भी बहुत जरूरी था। पिरोने वाले एलिमेंट आप लिखोगे, देयर आर मेनी बीड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया बट द थ्रेड ऑफ यूनिटी इज अंडरलाइंग ऑल दीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसने आज तक इनको पिरो के रखा हुआ है। Alright, but yet there are many threat to this diversity, like आप थ्रेट बताने शुरू करो कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रही है, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइनेशन बढ़ रही है, जो नए प्रकार के जो है चैलेंजेस उभर के अभी सिनेरियो में सामने आ रहे हैं। तब ये जाके कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा जिसमें आप 20 नंबर का सवाल है कंक्लूड भी करोगे डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को। ऑलराइट, तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो 4 प्रकार की डाइवर्सिटी क्विकली मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपने डाइवर्सिटी पिक करी है लिंगुअल डाइवर्सिटी। तो लिंगुअल डाइवर्सिटी के डेटा आपको कोट करने पड़ेंगे, डिटेल आंसर में आपको मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में इतने सारे प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी, बंगाली, तेलुगु सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज है, फॉलोड बाय मराठी एंड तमिल। और उनका एक मैप बना दोगे जिसमें मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को डिपिक्ट करोगे। तो ये लिंगुअल डाइवर्सिटी को आपने एक्सप्लेन किया। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि भाई इंडिया में केवल लिंगुअल ही नहीं, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, जिसमें हिंदू जो है तकरीबन 80% है, मुस्लिम तकरीबन 14% है। इस प्रकार से हमारे पास रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है हिंदुस्तान के अंदर। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि ना कि केवल रिलीजियस है, हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी को आप बोलोगे कि लिंगुअल और उनके रहन सहन, खान पान के बेसिस पे और उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक कल्चर डिफाइन होता है। उस कल्चर के बेसिस पे हमने डाइवर्सिटी को डिफाइन किया कि एक कश्मीरी कल्चर है, एक पंजाबी कल्चर है, एक हिंदू हिंदी बेल्ट है हमारे पास, ठीक है, एक द्रविडियन कल्चर है अपने आप में, गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है। तो देयर आर 11 काइंड ऑफ कल्चर विच आर फ्लरिशिंग इन इंडिया। तो इस प्रकार से हमने कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया। एट द एंड, एट द फोर्थ, वी हैड डिफाइंड कि रेशियल डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग रेसेस इंडिया में है। आपको पता है, आपने ज्योग्राफी और सोसाइटी में भी पढ़ा होगा कि मोंगलोइड रेस है, नेग्रिटो रेस है, आर्यन रेस है, कॉकेसॉइड रेस है हमारे वहां। तो ये सारी जो प्रकार की रेसेस हैं, तो ये रेशियल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में भी लिखेंगे। तो ये 4 मुख्य डाइवर्सिटी, 20 नंबर का सवाल है, काफी डिटेल में लिखना है। तो इनको ही अगर डिटेल में आप एक्सप्लेन करके कंक्लूड करके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो हियर वी आर डन विद आवर थर्ड लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी PYQ, जिसमें हमने पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट को कवर किया। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में, कल की क्लास में हमने कवर करना है एनर्जी से रिलेटेड, जो GS3 का टॉपिक है, एनर्जी। अच्छा, GS3 में ब्लंडर क्या करते हैं, 3 में लोग इकोनॉमी पढ़ने लग जाते हैं। अगर आप रैशनैलिटी से देखो, 28 में से 11 या 12 सवाल ही इकोनॉमी के आते हैं। उसके अलावा सवाल आ रहे हैं एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एनर्जी, स्पेस,
टूरिज्म। तो इन एरियाज, ये छोटे छोटे एरियाज हैं, इन एरिया से अगर इतने सारे सवाल आ रहे हैं जो कि 17-18 सवाल हैं, तो मींस ये बहुत रिवॉर्डिंग है। एनर्जी से हर साल 2 सवाल, एग्रीकल्चर से मैं दिखाऊंगा पूरी ज्योग्राफी से जितने सवाल हैं उतने अकेले एग्रीकल्चर से 4 साल में है। तो मींस एग्रीकल्चर के चुनिंदा टॉपिक को पिक करो और हर साल 3 सवाल आएंगे। हर साल एनर्जी में 1 या 2 सवाल आएगा। स्पेस प्रोग्राम पिछली बार 4 सवाल आए हैं। तो मींस हमने स्मार्टली प्रिपेयर करना है, हमने उन एरियाज को टारगेट करना है जिसमें और बच्चों की दृष्टि अभी नहीं पड़ी है। ऑलराइट, तो उन एरियाज को जल्दी बिल्ड करो, ज्यादा मार्क्स को स्कोर करो। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।